कभी कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, मगर जब उस अनहोनी से जुड़ी घटनाएं सामने आती है तो मजबूरन यकीन करना ही पड़ता है। ऐसी ही एक अनहोनी हुई थोकमपुर गांव में। वहां की किसान की बेटी बन्नो को पूरन मासी की रात को एक नागिन ने डस लिया। उस दिन से किसान की बेटी अचानक इच्छाधारी नागिन बन गई। पूरे गांव में इस बात की चर्चा हो गई। कुछ लोगों ने उसे बन्नो से नागिन, फिर नागिन से बन्नो बनते भी देख लिया। फिर क्या था, थोकमपुर गांव में ही नहीं, आसपास के गांव में भी उसकी चर्चाएं होने लगी। लोग आ आकर उसकी पूजा करने लगे, उसे दूध, फल, मिठाइयाँ चढ़ाने लगे। इच्छाधारी नागिन की जय। नागिन देवी जी, ये मेरी तरफ से दूध स्वीकार कीजिए। काका, आपकी इच्छाधारी नागिन बेटी से कहकर मेरी इच्छा पूरी करवा दीजिए। नागिन बिटिया कह रही है, कहो क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरी बीवी की बाहर फैलाई साड़ी चोरी हो गई है, प्लीज मिला दो। उधर तुम्हारे पड़ोसी की छत पर जाकर अटक गई है, निकाल लो। क्या? और मैं मेरी बीवी के साथ 2 दिनों से ढूंढ ढूंढ कर परेशान हूँ। इच्छाधारी नागिन की जय। काका, नागिन बिटिया ने बताया था मेरी खोई हुई सोने की अंगूठी रसोई में मिर्ची के डिब्बे में मिलेगी। सचमुच उसमें मिली। ये छोटा सा चढ़ावा लाया हूँ बिटिया। फ्रूट्स में 501 रुपए भी हैं काका। आखिर 15,000 की अंगूठी जो मिल गई। तुम्हारा चढ़ावा नागिन बिटिया को स्वीकार है। इच्छाधारी नागिन की जय। इच्छाधारी नागिन की जय। गांव के जमींदार को जब इस बात का पता चलता है तो वो उन्हें अपने घर बुलाता है, पर बन्नो के किसान पिता उसके यहाँ जाने से मना कर देते हैं। तो जमींदार को गुस्सा आ जाता है और वो अपने आदमियों के साथ जाता है और जबरदस्ती बन्नो को पकड़ लेता है। ये देख बन्नो का पिता मना करता है, पर जमींदार नहीं मानता है और अपने आदमियों से कहता है, इसने हमारा कहना नहीं माना। देख क्या रहे हो, खींचते हुए ले चलो इस लड़की को। छोड़ दो मेरी बेटी को। अबे चुप। 2 टके के किसान बेटी को इच्छाधारी नागिन कहता है और हमारी इच्छा मानने से इनकार करता है। अभी दिखाता हूं तुम दोनों को। जरा बोल अपनी बेटी को नागिन बनने को। बेटी, तुम ठीक तो हो? नहीं, ये तुम्हारे जमींदार काका हैं। इन्हें कुछ मत करना। अरे माफ कर दो बन्नो बिटिया, आप तो सचमुच इच्छाधारी नागिन हो। हमें भी माफ करना बिटिया, जमींदार साहब के कहने पर। पहली बार किया है इसलिए माफ कर रही है। अगली बार गलती की तो नहीं। क्या तुम्हारी आंखों के सामने बन्नो नागिन बन गई? हाँ मुखिया जी, मेरे चारों आदमियों ने उसे पकड़ रखा था। पलक झपकते ही देखा चारों के हाथ से बन्नो रानी गायब थी और उसकी जगह चारों ने लंबी सी नागिन पकड़ रखी थी। वाह, ये नजारा हम अपनी आंखों से देखेंगे। उन्हें हमारे घर बुलाओ। मैंने भी यही गलती की थी, नहीं आए। वो आएगा। हम तुम्हारी तरह रुबाब दिखाकर नहीं, प्रार्थना करके बुलाएंगे और उससे अपनी आंखों से नागिन बनते देखेंगे। और मुखिया जमींदार के साथ बन्नो के पिता से मिलते हैं। उनकी बात सुनकर पिता कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता मुखिया जी। जब हम या आप कहेंगे तब वो नागिन नहीं बन सकती। बनना तो पड़ेगा रामदीन भैया। ये मत भूलो
क्योंकि तुम पर हमारा हजारों रुपयों का कर्ज है। घर और जमीन सब हड़प सकता हूँ। देखो रामदीन भैया, हमारी बीवी और बेटे मायके गए हैं, हम अकेले हैं। सो प्रार्थना है हमारी, एक बार हमें बन्नो बिटिया को नागिन बनता दिखा दो। वो किसी के कहने पर नहीं, अपनी मर्जी से बनती है। हाँ, पूर्णमासी के आधी रात को वो एक बार अपने नागिन वाले रूप में आती है, तभी आप उसे देख सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही पूर्णमासी की रात है। ले आओ बन्नो बिटिया को, मेहमान खाने में बैठाएंगे, खूब आओ भगत करेंगे, फिर कहेंगे आज की रात यहीं रुक जाओ। वो मान जाएगी और रात को चुपचाप उसे नागिन बनते देखेंगे। मैं तो आपके कर्ज तले दबा हूँ मुखिया जी, कैसे मना कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अपनी बिटिया को आपके मेहमान खाने में ले आऊंगा। और किसान अपनी बेटी को मुखिया के मेहमान खाने में ले आया। अपनी इतनी खातिरदारी और पिता के कहने पर असली बात से अनजान बन्नो बिटिया उनके मेहमान खाने में रुक जाती है। अब सभी आधी रात होने का इंतजार करने लगते हैं कि आज पूर्णमासी की रात है और आधी रात को बन्नो एक बार तो जरूर नागिन बनती है। अजी, आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? कोई मेहमान आया है क्या? जल्दी आओ यहाँ। अरे देखो, बन्नो नागिन बन गई। नागिन कहाँ गई? नागिन कहाँ गई? बेटी, बेटी, तुम ठीक हो? अरे ये तो वापस बन्नो बन गई। आपने चिल्लाना नहीं चाहिए था। अगर इतनी जल्दी में रूप बदलने में मेरी बिटिया पागल हो जाती तो, इसकी मृत्यु हो जाती तो। माफ करना रामदीन, माफ करना। हमने तो सुना ही था बन्नो इच्छाधारी नागिन बन गई है, आज देख भी लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? उसका शक गहराता गया और वो चुपचाप इच्छाधारी नागिन और उसके पिता के पीछे लगा रहा। और अगले ही पूर्णमासी के दिन वो बड़े ही आइडिया से नागिन और उसके पिता को फिर अपने घर ले आया। दोनों बाप बेटी बैठे ही थे कि उसने उसके बन्नो के पिता का बम्बू, जो हमेशा वो अपने हाथ में रखते हैं, चुपचाप छुपा दिया और बन्नो को उसी मेहमान खाने में छोड़कर अपने मुखिया पापा, जमींदार, माँ सभी को बुलाकर दिखाने लगा कि देखो, आधी रात होते ही बन्नो कैसे नागिन बनती है। मगर आधी रात के बाद का एक पहर बीत गया, पर बन्नो ऐसे ही बेड पर बैठी रही। वो बार बार अपने पिता की ओर देख रही थी। ये देख मुखिया के बेटे ने कहा, रामदीन काका, आपकी बेटी बन्नो तो नागिन बनी ही नहीं। पूर्णमासी की रात के 2 पहर बीत गए हैं। बनेगी, वो बनेगी। अरे मेरी लाठी कहाँ है? मुझे दो। लाठी दे दूंगा काका, पहले बन्नो को नागिन बनने दो, जाते वक्त ले लेना। नहीं, अभी दो। क्यों? बिना आपकी लाठी दिए बन्नो नागिन नहीं बनेगी। ऐसी बात नहीं है बेटा, वो दे दो बेटा लाठी। क्यों काका को परेशान कर रहे हो? कहाँ परेशान कर रहा हूँ? मैंने तो कहा बन्नो नागिन बन जाए तो दे देता हूँ। हाँ, लेकिन बिना लाठी दिए बन्नो नागिन बन ही नहीं सकती। क्यों काका? क्योंकि लोगों का ध्यान बटाकर जो नागिन आप सबके सामने लाते हो, वो तो इस लाठी नुमा बम्बू में बंद है। क्यों? सही है ना रामदीन काका? क्या मतलब बेटा? जमींदार काका, आपने शायद नोट नहीं किया, बन्नो तब नागिन बनती है जब जब लोगों का ध्यान किसी न किसी तरह उस पर से भटक जाता है। जब आपके आदमी बन्नो को पकड़कर ले जा रहे थे, तब झाड़ी वाली पगडंडी पर पहुंचते ही बन्नो को रामदीन काका ने इशारा किया और बन्नो आपके आदमियों के हाथ से छूटकर झाड़ियों में भाग गई, जबकि काका ने अपनी इसी बम्बू से
इस नागिन को निकालकर आपके आदमियों पर फेंक दिया। आप लोग समझे बन्नो नागिन बन गई। ऐसे ही पिछली पूर्णमासी को जैसे ही आप लोगों का ध्यान खिड़की से हटा, दरवाजे पर खड़े काका ने दरवाजे से ये नागिन कमरे में छोड़ दी और बन्नो भागकर पर्दे के पीछे छुप गई। और काका ने आप लोगों को आते देखा तो बेटी बेटी कहते हुए कमरे में आप लोगों से पहले घुस गए और नागिन को पकड़कर इस बम्बू में बंद कर लिया। और पर्दे के पीछे छिपी बन्नो को आप लोगों ने देखकर समझा नागिन वापिस बन्नो बन गई। इतना बड़ा धोखा पूरे गांव के साथ? नहीं नहीं मुखिया काका, मेरे पापा को कुछ मत कहना। मेरे पापा पर आपका और दूसरों का बहुत कर्ज था। वो ईमानदारी से चुका नहीं पा रहे थे, इसलिए जब नाग ने मुझे कहा तो इनके दिमाग में ये इच्छाधारी नागिन का आइडिया आया। इन्होंने मुझे कहा कि इस बहाने हम अपना कर्ज चुका सकते हैं। इनके कोई बेटा तो है नहीं, हमारी सरकार भी कहती है बेटी भी बेटा होती है। तो मैंने एक बेटे की तरह अपने पिता का कर्ज चुकाने के लिए इनका साथ दिया। अपने पापा का साथ देना मेरी धोखेबाजी नहीं, मेरी जिम्मेदारी थी जो मैंने निभाई। वाह बेटी वाह, बेटी हो तो ऐसी जिसने अपनी फिक्र ना करके अपने पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। ऐसी ही जिम्मेदार बहू की हमें तलाश थी। रामदीन काका, अगर आप बुरा ना माने तो मैं बन्नो को अपने इस बेटे की दुल्हन बनाना चाहता हूँ। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है। आज मुझे एक बात का एहसास हो गया बेटी, अगर किसी का नुकसान ना करके अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाओ तो ऊपर वाला भी उसका फल जरूर देता है। गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह आसपास के गांव में भीख मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पाला करता था। एक बार ब्राह्मण को लगने लगा कि उसे बहुत कम भीख मिलती है, जिससे उसके परिवार का गुजारा चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए उसने सोचा, मुझे राजा से मदद लेनी चाहिए। ब्राह्मण राज दरबार जाने के लिए घर से निकल पड़ा। जब वो जंगल में से गुजर रहा था तो उसे एक पेड़ के पास एक सांप दिखाई दिया। सांप ब्राह्मण को प्रणाम करके बोला, हे ब्राह्मण महाराज, आज सुबह सुबह कहाँ जाने के लिए निकल पड़े? ब्राह्मण ने अपनी समस्या सांप को बताई। मैं राजा से सहायता लेने के लिए जा रहा हूँ। मुझे पता है आप क्या समस्या लेकर जा रहे हो। तुम्हारे घर में इस समय बहुत गरीबी छाई हुई है, इसलिए राजा से मदद लेने जा रहे हो। सांप, आप तो सब जानते हो। हाँ ब्राह्मण, मैं जादुई सांप हूँ और भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। कैसी भविष्यवाणी? हे ब्राह्मण महाराज, मैं तुम्हें एक भविष्यवाणी सुनाता हूँ। तुम वो राजा को बता सकते हो, लेकिन मेरी ये शर्त है कि राजा से मिलने वाले धन में से आधा तुम मुझे दोगे। ब्राह्मण ने शर्त मान ली। राजा से कहना कि इस साल अकाल पड़ेगा, इसीलिए प्रजा को बचाने के लिए जो भी उपाय करना हो कर लेना। ब्राह्मण ने सांप को धन्यवाद दिया और राज दरबार के लिए रवाना हो गया। अगले ही दिन ब्राह्मण राज महल पहुंच गया। राजा से कहो एक ब्राह्मण आया है जो भविष्यवाणी करता है। राजा ने ब्राह्मण को राज दरबार में बुलाकर पूछा, बताओ, तुम भविष्य के बारे में क्या जानते हो? ब्राह्मण ने सांप द्वारा की गई भविष्यवाणी राजा को सुना दी। राजा ने भविष्यवाणी सुनी और कुछ धन देकर ब्राह्मण को विदा कर दिया। वापस लौटते हुए ब्राह्मण ने सोचा, यदि सांप को आधा धन दिया तो मेरा धन जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ब्राह्मण रास्ता बदलकर अपने गांव चला गया। भविष्यवाणी के अनुसार
बहुत बड़ा अकाल पड़ा, लेकिन राजा ने पहले से ही जानकारी होने के कारण बहुत से इंतजाम कर दिए थे, इसीलिए प्रजा को कोई समस्या नहीं हुई। 1 साल बीत गया। ब्राह्मण का धन धीरे धीरे खत्म हो गया और ब्राह्मण पुनः राजा से मदद लेने के लिए चल दिया। रास्ते में उसे फिर वही सांप मिला। अभिनंदन करने के बाद सांप ने फिर से ब्राह्मण से कहा, आधा धन देने की शर्त पर मैं तुम्हें एक भविष्यवाणी सुनाऊंगा। तुम मेरी भविष्यवाणी राजा को बता सकते हो। राजा से कहना, इस साल भयंकर युद्ध होगा, जो भी तैयारी करनी है कर लो। आधा धन देने का वादा कर सांप से विदा लेकर ब्राह्मण राज दरबार पहुंचा। राजा ने बहुत सम्मान के साथ ब्राह्मण का स्वागत किया और एक और भविष्यवाणी करने के लिए कहा, महाराज, इस साल एक बहुत भयंकर युद्ध होगा। आपको जो भी तैयारी करनी है अभी से कर लो। इस बार राजा ने ब्राह्मण को पहले से भी अधिक धन देकर विदा किया। अब रास्ते में फिर ब्राह्मण ने सोचा, यदि सांप मिला तो आधा धन मांगेगा। इतने सारे धन का आधा मैं उसे क्यों दूं? क्यों ना सांप को लाठी से मार दिया जाए। हाथ में लाठी लिए ब्राह्मण जब सांप के पास पहुंचा तो सांप खतरा भांपकर बिल में जाने लगा। ब्राह्मण ने सांप पर पीछे से लाठी से वार किया, जिससे सांप की पूंछ कट गई, लेकिन सांप जीवित बच गया। सांप की भविष्यवाणी के अनुसार इस साल राजा का पड़ोसी राज्य से भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन पहले से ही बहुत अच्छी तैयारी होने के कारण राजा युद्ध जीत गए। 1.5-2 साल में ब्राह्मण का धन धीरे धीरे फिर से खत्म हो गया और उसके सामने फिर धन का संकट खड़ा हो गया। उसने एक बार फिर राजा से मदद लेने की सोची। एक दिन सुबह सुबह राज दरबार जाने के लिए नगर की ओर प्रस्थान किया। जंगल में पहुंचा तो ब्राह्मण सांप के आगे से नजर झुकाकर निकलने लगा। हे ब्राह्मण महाराज, इस बार मिलकर नहीं जाओगे? ब्राह्मण कुछ ना बोल सका और नजरें नीची करके खड़ा रहा। राजा से कहना कि इस बार राज्य में धर्म की स्थापना होगी, सब अच्छे काम होंगे, राजा और प्रजा सब सुख से होंगे। ध्यान रखना, जो भी धन मिले उसका आधा मुझे देकर जाना। ब्राह्मण ने आधा धन देने का वचन दिया और राज दरबार की ओर रवाना हो गया। राज दरबार में पहुंचने पर ब्राह्मण का विशेष स्वागत किया गया। राजा ने पिछली 2 भविष्यवाणियों के लिए ब्राह्मण को बहुत बहुत धन्यवाद किया और आने वाले समय के बारे में भी पूछा। महाराज, इस बार राज्य में धर्म की स्थापना होगी। राजा तथा प्रजा सुख और चैन की जिंदगी बिताएंगे। सब लोग अच्छा सोचेंगे और अच्छे काम करेंगे। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर विदा किया। गांव वापस लौटते हुए ब्राह्मण ने सोचा, जब राजा ने थोड़ा धन दिया तो वो 1 साल में समाप्त हो गया। जब ज्यादा धन दिया तो वो 1.5 साल में समाप्त हो गया। सांप से गद्दारी की वो अलग। इस बार मैं सांप का सारा हिसाब कर दूंगा। सांप के पास पहुंचकर ब्राह्मण ने सारा धन वहां रख दिया और सांप से 3 बार का धन लेने के लिए कहा। ब्राह्मण महाराज, जब अकाल पड़ा तो तुम रास्ता बदल कर निकल गए। जब युद्ध हुआ तो तुमने मेरी पूंछ काट दी, जिससे मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया। अब राज्य में धर्म की स्थापना हो गई है। मैंने भविष्यवाणी की थी कि लोग अच्छे काम करेंगे। तुम भी धर्म के रास्ते पर आ गए हो। हम जंगली जानवरों को धन की क्या जरूरत। इस सारे धन को तुम ले जाओ, खुशी से जीवन बिताओ।
और किसी के साथ कभी भी धोखा मत करो। सांप को धन्यवाद देकर ब्राह्मण अपने गांव आ गया और उसने निर्णय लिया कि कभी भी अब किसी को धोखा नहीं देगा। लालच इंसान को भटका देता है, तो कभी लालच या धोखाधड़ी ना करें।